हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइम मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें भी हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स के बारे में। तो आज मैं कुछ एक आध क्वेश्चन है वो बता दूंगा। कॉन्सेप्ट तो सारे के सारे मैंने कवर कर दिए हैं। फैक्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, फैक्टर्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सारे के सारे हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये कह रहा है कि देर आर 100 बॉयज इन ए क्लास एंड देर इज ऑल्सो 100 बैग्स प्रेजेंट देयर। फर्स्ट बॉय पुट्स वन कॉइन इन ईच बैग। ठीक है। सेकंड बॉय पुट्स two coins in every second bag, and third boy puts three coins in every third bag, and in this process continues till the 100th boys. ठीक है। एट द एंड फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द 100th बैग। एक क्लास में 100 लड़के हैं, ठीक है वो, और उनके पास 100 बैग उनके सामने रखे हुए हैं। ठीक है। एक पहला लड़का उठता है, वो हर बैग में एक एक सिक्का डालता है। दूसरा लड़का हर दूसरे बैग में दो दो सिक्के डालता है। तीसरा लड़का हर तीसरे बैग में तीन तीन सिक्के डालता है। और ये प्रक्रिया चलती है 100वें लड़के तक। तो 100वां लड़का अगर आप सोचो तो 100वां लड़का जो होगा, वो 100वां लड़का जो है, मेरे हिसाब से 100वें बैग में 100 सिक्के डालेगा। इसका तो कहने का मतलब यही है कि नहीं है? बताओ भाई, सोचो जरा इस बात को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना कि जैसे एक बैग यहां रखा है, एक बैग यहां रखा है, अप टू कितने बैग रखे हुए हैं? 100 बैग तक, 100 तक। ये फर्स्ट बैग है, ये सेकंड बैग है, ऐसी करके ये कौन सा बैग है? 100वां बैग है। 100 बैग पड़े हुए हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आओ लौट के। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये जो है बंदा जो बच्चा पहला हर बैग में, फर्स्ट जो बच्चा आएगा वो हर बैग में एक एक सिक्का डालता हुआ चला जाएगा। हर बैग में एक सिक्का डालेगा, 100वें बैग तक एक सिक्का डालेगा। समझना ध्यान से बात को। दूसरा बच्चा जब आएगा तो हर दूसरे बैग में पहले को क्रॉस करेगा, सेकंड बैग में दो सिक्के डालेगा, फिर एक क्रॉस करेगा, फिर अगले में दो सिक्के डालेगा, ऐसे अप टू एंड तक हर बैग में दो दो सिक्के डालता हुआ चला जाएगा। ये इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा इसका। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जब तीसरा लड़का आएगा, थर्ड लड़का जब आया, तो हर तीसरे बैग में उसने तीन तीन सिक्के डाले। इस तरीके से चलता चला गया। चौथा लड़का जो आया, वो हर चौथे बैग में चार चार सिक्के डालेगा, और इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अंत में 100वें बैग में कितने सिक्के आएंगे? अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है फैक्टर्स का, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब फैक्टर्स का आइडिया होना क्यों जरूरी है? अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, कि जो 100वें नंबर का बैग है, ये जो 100वें नंबर का बैग है, इसमें सिर्फ वही सिक्के पहुंचेंगे जो 100 के फैक्टर होंगे। आई बात कुछ समझ में? इस बैग में सिर्फ वही सिक्के पहुंचेंगे जो 100 के फैक्टर होंगे। क्यों भाई? पहले नंबर का बच्चा आया, पहले नंबर का बच्चा सिक्के डालता चला गया, एक बैग, दूसरे बैग, तीसरे बैग, चौथे बैग, 100वें बैग तक वो सिक्के डालता चला गया। तो हर बैग में एक सिक्का निकला। यानी कि एक क्या है, 100 का फैक्टर है कि नहीं? एक से 100 कटता है, बिल्कुल कटता है। दूसरी बात, दूसरे नंबर का बच्चा आया, हर दूसरे बैग में दो दो सिक्के डाले उसने, तो 100वें बैग में भी दो सिक्के डालेगा, क्योंकि दो भी क्या होता है? 100 का फैक्टर होता है। तीसरे नंबर का जो लड़का है वो नहीं डाल पाएगा, क्योंकि तीन फैक्टर नहीं होता। चौथे नंबर का जो लड़का आएगा वो भी डालेगा। समझ के बात को? चौथे नंबर का जो लड़का आएगा वो भी डालेगा, पांचवें नंबर का जो लड़का आएगा वो भी डालेगा, छठवें नंबर का लड़का नहीं डाल पाएगा 100वें नंबर वाले बैग में। तो समझे बात को? यानी कि अगर मैं इसको समअप करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 100वें नंबर का बैग है, ये जो 100वें नंबर का बैग है, इसमें 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, 25, इस तरीके से तो मिलेंगे, इतने इतने सिक्के मिलेंगे इसमें, क्योंकि ये इसके क्या है? फैक्टर। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपसे पूछता है कि लास्ट में उसमें कितने सिक्के आएंगे, तो उसका सम ऑफ फैक्टर निकाल दो। क्या निकालना होता है? सम ऑफ फैक्टर। यानी कि 100 का क्या निकालना है आपको? सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। जैसे ही आप इसका सम निकाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि उतने तो सिक्के होंगे।
जो फैक्टर के हिसाब से गए हैं वही सिक्के तो पहुंचे और उनका सम निकालना है। पूछ रहा है ना कि 100वें बैग में सिक्कों की संख्या का पता लगाओ, तो 100वें फाइंड द एट द एंड फाइंड द नंबर ऑफ कॉइंस इन द 100th बैग। तो 100वें बैग में कितने सिक्के होंगे? तो 100वें बैग में उतने सिक्के होंगे जो उसके फैक्टर्स का सम होगा। हमेशा ये बात याद रखनी है आपको, है ना। तो फैक्टर्स का सम निकालने का आसान तरीका क्या था भाई? देखो 100 में 2 जीरो आ रही है, प्राइम फैक्टर कितना आएगा इसका? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, कैसे भी कर लेना, मैंने दो तरीके आपको बताए। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप इसको। 1 प्लस 2 प्लस 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25 आ जाएगा। इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 4 और 3 7 होते हैं, 7 इंटू 30 और 1 31 हो जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 हो जाएंगे 21। तो यानी कि 100वें नंबर के बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 217। आई बात समझ में? यानी कि अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक, चलो एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि ऐसी इसी तरीके का एक क्वेश्चन है कि पहला बच्चा जो फर्स्ट बच्चा एक एक एक, एक सिक्का डालता चला जाता है, सेकंड बच्चा हर दो टॉफी डालता चला जाता है, हर दूसरे वाले में दो टॉफी डाल देता है, तीसरा वाला बच्चा हर तीसरे में डालेगा, हर तीसरे में 3 टॉफी डालेगा, हर तीसरे बैग में 3 टॉफी डालेगा। मान लो ऐसे करते 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 6000 तो ज्यादा हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, 6000 नहीं लेते, हम क्या कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते, कम कर लेते थोड़ा सा, 180 मान लो, 200 मान लो, 250 मान लो, चलो मैं 250 मान लेता हूँ। 250 बच्चे हैं उस क्लास में, तो 250वां जो बैग होगा उसमें कुल कितनी टॉफी आएंगी? तो आपको क्या करना है, सिंपली 250 के सम ऑफ फैक्टर निकाल देना। तो क्या करोगे, इसका सम ऑफ फैक्टर निकाल देना, आंसर अपना कमेंट कर देना क्या आ रहा है, ठीक है, कितना आएगा इसका आंसर, ठीक है, कमेंट कर देना क्या आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, देखो मैंने क्वेश्चंस बहुत ही सोच समझ के उठाए हैं। इस वाला जो सेशन है ना आज वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चंस उठाए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। ध्यान से करना आप लोग, बहुत ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, ए मैन एंगेज्ड ए सर्वेंट ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे हिम रुपीज कितना 3000, ठीक है, एंड 1 यूनिफॉर्म आफ्टर 1 year of service. He served only for 9 months and got rupees 2200 and a uniform. What is the price of uniform? तो ये कह रहा है कि आदमी ने एक नौकर को इस शर्त पे काम पे रखा है, तो वो 1 साल की सेवा के बाद उसको 3000 रुपए और एक वर्दी का भुगतान करेगा। उन्होंने केवल 9 महीनों के लिए सेवा की, नौकर मतलब 9 महीने काम करता है, तो 9 महीने के काम करने के एवज में उसको 2200 रुपए मिलते हैं और एक वर्दी यानी कि एक यूनिफॉर्म उसको प्राप्त होती है। तो ये पूछ रहे हैं वर्दी की कीमत क्या है। आज के बाद इन क्वेश्चंस को करने में ज्यादा समय नहीं लोगे, ये बता रहा हूं क्यों। देखो भाई 12 महीने 12 मंथ्स का जो है वो कितना, उसकी सेवा का जो रेंट है वो कितना बना, 3000 रुपए प्लस एक यूनिफॉर्म, यही बना कि नहीं बना। 12 महीने की मेहनत इतनी है, उस आदमी ने कितने महीने काम किया है, उस बंदे ने काम किया है 9 महीने। कितने महीने काम किया है नौकर ने? 9 मंथ्स, ठीक है, 9 महीने इस नौकर ने काम किया है। तो 9 महीने काम करने के बाद इस बंदे को मिले हैं 2200 रुपए प्लस 1 यूनिफॉर्म, ठीक है। 9 महीने काम करने पे कितने मिले? 2200 रुपए और एक यूनिफॉर्म। तो देखो 12 महीने काम करने पे कितना मिलता है उसको, तो 9 महीने पे कितना मिलता है इसको, 9 मंथ्स में कितना मिलता है इसको, यहां से निकाल लो इसको मिलते 9 डिवाइड बाई 12 ऑफ 3000 प्लस 1 यूनिफॉर्म, यानी कि ये आ जाता 3/4। यानी कि 9 महीने का असली जो उसकी जो वेजेस बनती, जो उसकी मजदूरी बनती, वो कितनी बनती? 3/4, 3000 प्लस 1 यूनिफॉर्म। लेकिन कितने मिले, कितने इसको? 2200 रुपए, 2200 रुपए प्लस 1 यूनिफॉर्म। अब तो समझ में आ गया कैसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये भी 9 महीने का है, ये भी 9 महीने का है, दोनों ही 9 महीने के। सॉल्व कर लो, 4 का मल्टीप्लाई मारो, इधर आ जाएगा 8800। देख लेना आज के बाद ये गलतियां नहीं होंगी आपसे, ऐसे क्वेश्चंस कैसे भी आ जाएं। ये कितना हो जाएगा 9000 प्लस 9 यूनिफॉर्म, इधर ले जाना भाई इसको,
सॉरी 3 आएगा यहाँ पे 9000 और यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, 3 यूनिफॉर्म। सॉल्व कर लेते हैं तो 1 यूनिफॉर्म की कीमत कितनी आ जाएगी यहाँ पे 200 रुपए, 1 यूनिफॉर्म की कीमत कितनी आ जाएगी यहाँ पे 200 रुपए आ जाएगी। गाइज बार बार सॉल्व करके देखना है इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने सॉल्व किया है ना, बार बार सॉल्व करके देखोगे हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, मैंने क्या किया 12 महीने का था, देखो कैसे सॉल्व करना था क्वेश्चन, पेपर में कैसे सॉल्व करना था, ध्यान से देखो। 12 महीने में मिल रहे थे 3000 और एक वर्दी, ठीक है, तो 9 महीने में कितने मिलते 9/12 यानी कि 3/4 ऑफ 3000 प्लस 1 यूनिफॉर्म, और यहाँ 9 महीने में उसको कितने मिल गए 2200 रुपए प्लस 1 यूनिफॉर्म। तो यहीं पे तुम्हारी इक्वेशन निकल के आ जाती है 9000 प्लस 3 यूनिफॉर्म इज इक्वल टू 8800 प्लस 4 यूनिफॉर्म। तो एक यूनिफॉर्म की जो कीमत आती है यहाँ से तुरंत की तुरंत कितनी निकल के आ जाती 200 रुपए। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आए तो ज्यादा सोचना नहीं है बेटा, है ना, आप कर लोगे इजीली ऐसे क्वेश्चंस को, कुछ नहीं होता इनमें, है ना। चलो बढ़े फिर आगे, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, क्या है एक डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, द क्वोशिएंट इज 16, फाइंड द डिविडेंड, यानी कि भाज्य निकालना है। देखो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी, दोबारा लिख देता हूं उसी चीज को, कि एक भाजक है, भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो भागफल अगर 16 है तो भाज्य निकालना है हम लोगों को। देखो करना क्या होता है, एक भाजक भाजक इसी तरीके से बनाया था मैंने, याद करो स्टार्टिंग में एक डिवाइजर होता है, यहाँ पे यहाँ डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड ही पूछ रहा है हमसे, डिविडेंड कितना आएगा इसका। यहाँ क्वोशिएंट होता है और अगर कुछ बच जाता है तो रिमाइंडर होता है, यानी कि शेष, यानी कि रिमाइंडर होता है। ये भाजक होता है भाई, ये भागफल होता है, ये भाज्य होता है, ये शेष होता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि एक और डिविडेंड बनता कैसे है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। डिविडेंड बनता कैसे है, डिविडेंड कैसे बनता है भाई, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे ही बनता है, इस तरीके से बनता है ना। चलो बढ़े आगे, है? ठीक है, लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं। भाज्य कैसे बनता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल से बनता है। क्या कह रहा है, एक भाजक भागफल का 25 गुना है, भागफल अगर 16 है तो 16 का 25 गुना ये है, ठीक है, और शेषफल का ये 5 गुना है, तो 5 का इसमें डिवाइड कर देना, तो 16 गुणा 25 डिवाइड बाई 5, यानी कि 16 पंजे 80, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा तुम्हारा 80 आ जाएगा। निकाल नहीं पाओगे कैसे डिविडेंड, लिख दो यहाँ पे कितना है, 16 और गुणा 25 कितना होता है, 25 चौके 100 होते हैं, 400 हो जाएगा। डिवाइजर कितना हो जाएगा, 25 गुणा 16 कितना होते हैं भाई 400 होते हैं, तो 400, और क्वोशिएंट कितना है 16 और शेषफल कितना है 80, ऐड कर दो यार, 16 चौके 64 होते हैं प्लस 80 हो जाएगा, 6480 आंसर आ जाएगा। कुछ है बताओ इन क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सॉल्व करना आना चाहिए आप लोगों को, इन क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन देख लो इस पर बेस्ड। भाजक भागफल का 10 गुना है और शेष का 5 गुना है, यदि शेष 46 है तो भाज्य ज्ञात करो। द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 46, रिमाइंडर दे रखा है 46 और कह रहा है कि जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर का 5 गुना है, तो रिमाइंडर अगर 46 है मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो यार इसको, 5 चौके भी 6 230 आ जाएगा इसका, है ना, तो ये डिवाइजर आ जाएगा। और डिवाइजर जो है वो क्या कह रहा है कि 10 टाइम्स द क्वोशिएंट है, तो क्वोशिएंट इसका 10 गुना कम कर दो, तो क्वोशिएंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 230 डिवाइड बाई 10 कर देना, कितना आ जाएगा भाई 23 आ जाएगा। नंबर लिख दो, डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड कितना आएगा भाई बताओ जरा जल्दी सॉल्व करके इसको, आप तो बता ही सकते हो इसको, क्या करोगे, डिवाइजर 230 है, 230 गुणा 23
प्लस 46 हो जाएगा। ठीक है भाई, 23 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 529 होता है ना। 23 इंटू 23, 5290 प्लस 46 कर देना। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यही आएगा आंसर 5336। है कुछ बताओ? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो भाई एक ही चीज याद रखनी है, फिर लिख देता हूं यहां पे एक बार ध्यान दिलवाने के लिए कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड क्या होता है भाई? डिवाइजर प्लस सॉरी डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में लिख लो, भाज्य जो होता है क्या होता है भाई? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो बढ़े फिर आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 100 इज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी में नहीं लिखा है क्वेश्चन मैंने। 100 से छोटे, इसको एक बार ट्राई करके देखना भाई सभी लोग, है ना, आंसर आ जाए तो आप लोगों को। 100 से, यहां से एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, है ना। 100 से छोटे ऐसे कितने अंक हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम है। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं, है ना। अपने मन में सोच लेना, सही तो आप बताओगे नहीं मेरे को खुद से। ठीक है, कितना आंसर आता है आप लोगों का? 100 से छोटे ऐसे कितने अंक हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम है। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इजीली आ सकता है पेपर में, ऐसे सीजीएल में आ सकता है, प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, और मेंस में आने के तो भरपूर चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये है, देखो भाई, कि अगर हम बात करें नंबर्स की और फैक्टर्स की बात अगर मैं करूं, फैक्टर का नंबर, ऐसे लिखो इसको, नंबर ऑफ फैक्टर्स नोट करके लिखना है इसको, है ना। इफ number of factors of a number is odd, then this number must be a perfect square। ये जो लिखा है इसको नोट डाल के लिखना भाई सभी लोग, है ना। क्या लिखा है? यदि किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम है तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। अब कैसे होगी, क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं, है ना। इसको, है ना, नोट डाल के अपना लिख लेना, और ऐसे क्वेश्चंस में खासकर काम में आ सकती है ना। यूजफुल ट्रिक है, इसलिए आपको बताया। ट्रिक भी नहीं है, कॉन्सेप्ट है छोटा सा, आप समझ लो क्या कहना चाह रहा है। देखो, एक छोटा सा ना एक परफेक्ट स्क्वायर बताओ मुझे, कोई सा भी। 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है,
देखो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखो कितने आएंगे, ऑड आने चाहिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने आएंगे, ऑड आएंगे। देखो है ना इंटरेस्टिंग चीज, 25 का अभाज्य गुणनखंड बनता है 5 का स्क्वायर होता है, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर, 3 हो जाएंगे। ये चीज पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने है, 3 है। चलो एक और नंबर ले लो, 36 ले लो। 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, छोटे छोटे नंबर उठा रहा हूं अभी मैं। 36 के क्या होगा, 2 की पावर 2 होती है और 3 की पावर 2 होता है। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, 3 इंटू 3 कितने आएंगे भाई, 9। अगेन ऑड नंबर, 3 भी क्या था, ऑड नंबर था। कोई भी उठा लो, कोई भी उठा लो, अपने मन की इच्छा पूरी करो, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर उठाओ। 15 उठा लू, 225 225 उठा लिया जा, 15 का स्क्वायर होता है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 225 को कैसे तोड़ोगे, 15 गुणा 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा। तब भी कितने बनेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, 3 इंटू 3 कितने आ जाएंगे, 9। तो किस कंक्लूजन पे पहुंचे भाई, किसी भी नंबर के अगर फैक्टर्स की संख्या ऑड है, विषम है, तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो नंबर क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अगर अपने क्वेश्चन की तरफ चलूं अगर मैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलूं तो कह रहा है कि 100 से छोटे, देखो चुटकियों में सॉल्व करोगे, हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 100 इज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऐसे कितने छोटे नंबर हैं 100 से जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या क्या है, ऑड है। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर 100 से कम आते हैं, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, अप टू कितने का स्क्वायर आ जाएगा भाई, 9 के स्क्वायर तक। 100 से छोटे बोला है, 100 नहीं बोला। तो 100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है वैसे, लेकिन लेस देन 100 की बात कर रहे हैं, तो लेस देन 100 कहां पहुंचेगा, 9 के स्क्वायर तक पहुंचेगा। 9 का स्क्वायर होता है 81। यानी कि कौन कौन से नंबर मिलेंगे हमें, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, ऐसे 9 नंबर मिलेंगे। 4 मिलेगा, 9 मिलेगा, 16 मिलेगा हमको, 25 मिलेगा, 36 मिलेगा, 49 मिलेगा, 64 मिलेगा हमको और 81 मिलेगा। इतने सारे नंबर हमको मिल जाएंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, जिनके नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, ऑड होंगे, नहीं तो सबके इवन होंगे। ट्राई करके देख लेना, सबके इवन होंगे। इवन में अगर एक और क्वेश्चन छोटा सा उठाता हूं, मैं कह देता हूं आपसे, इसी क्वेश्चन में 100 की जगह 100 है ना यहाँ पे, चलो कलर चेंज करता हूं इसका मैं, चलना ही बंद कर गया, चलो कोई नहीं। ये कह रहा है 100 की जगह मैं यहाँ पे आपको दे दूं 120। 120 से ऐसे छोटे कितने नंबर हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आएंगे, तो आप कह दोगे सीधा सीधा कि भाई 10 तक का स्क्वायर आएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 11 से छोटे जितने भी स्क्वायर बनेंगे वो ही आएंगे, 10 नंबर होंगे। समझ गए बात को, हाँ ये कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो मुझे लगता है कि फैक्टर से रिलेटेड जो सारी बातें मैं आपको बता सकता था मैंने बता दी। मान लो मैं 150 भी ले लेता तो भी आप कहते कि 12 ही आएंगे इससे पहले, क्योंकि 12 12 144 होते, कोई भी नंबर उठा लेता। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती है कि छोटा नंबर देता है, जैसे सपोज करो आपको देते 60, क्योंकि क्वेश्चन बनाना होता है उसको आपकी कॉन्सेप्ट चेक करना है एग्जामिनर को, ही इज नॉट चेकिंग योर कैलकुलेशन स्किल्स। कैलकुलेशन स्किल्स चेक करने वाले क्वेश्चंस अलग होते हैं, यहाँ आपसे वो एक नॉलेज चेक कर रहा है, आपसे नॉलेज चेक करवाना चाह रहा है कि 60 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आएंगे। तो आप कहोगे भाई 60 से छोटे कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक आएंगे। 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, वो 7 नंबर हो जाएंगे, इससे छोटे जितने भी होंगे। समझ गए इस बात को। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो फाइनली देखो मैं यहाँ पे फैक्टर्स को अपनी तरफ से मैं फिनिश मान रहा हूँ, ठीक है। और आपको लगे तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हैं, या तो आप फेसबुक पेज पे आप हमें क्वेश्चंस भेज सकते हो, या नीचे कमेंट कर देना, तो मैं आपके क्वेश्चन सारे लूंगा, है ना। जो भी आप क्वेश्चन दोगे क्वेश्चन सारे मैं सॉल्व करके आपको वीडियो बना के दे दूंगा, उनके सारे के सारे। एक दिन जितने भी क्वेश्चन आप लोग मुझे भेजोगे एक दिन पर मैं उन क्वेश्चंस के लिए रख लूंगा।
तो एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्यूशन बना के दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आप चेक कर लेना आप किस तरीके से सॉल्व करते थे, हमने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। और मैंने जितना पढ़ाया अगर आपने ये कर लिया तो आपको देखो अभी इन एग्जाम्स के लिए तो देखो ये तो कैट वेट के लेवल तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस तो है ना, बस एसएससी मेंस में आ सकता है ये क्वेश्चन, पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है इस बार आने की ऐसे क्वेश्चंस की, ठीक है। आपको जैसे भी क्वेश्चंस लगे हैं करने लायक तो आप ट्राई करो, है ना। रेलिवेंट क्वेश्चंस ट्राई करो, ऐसा नहीं कि कुछ भी ट्राई कर रहे हो, रेलिवेंट क्वेश्चंस ट्राई करना है ना। तो फाइनली हमने फैक्टर्स कंप्लीट कर लिया है भाई, फैक्टर्स कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। अब मैं आगे एक कॉन्सेप्ट उठाता जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ आप इसके आगे मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाना ही है ना, क्योंकि अगर डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ा दूंगा उसके बाद में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट या ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस वगैरह बाद में करवा लेंगे, रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट भी रह गया वो भी बता दूंगा उसके बाद में, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, कुछ और इच्छा है कि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना बहुत जरूरी है ना। और क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, इससे प्री में बहुत क्वेश्चंस आए हैं, सीपीओ के पेपर में बहुत क्वेश्चन आए डिविजिबिलिटी रूल से ही, तो वो सारी क्वेरीज खत्म हो जाएंगी तुम्हारी, है ना। तो इनको पढ़ लेना एक बार ढंग से, और हम बहुत ही अच्छे लेवल पर जाकर डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक है। तो ट्रायम्फ मंत्रा को फॉलो करो, ठीक है। ट्रायम्फ मंत्रा फेसबुक पे फॉलो कर लो, ट्रायम्फ मंत्रा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो भी ट्रायम्फ मंत्रा ही है भाई, इसको भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू।